हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से एक अपना नया अध्याय लेकर आए। आप सभी को पता है कि अभी हम बुक कर रहे हैं अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है वो 11th और 12th दोनों में कंबाइंड है। और आज हम लेकर आए हैं अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्लास 12th और सिर्फ इलेक्टिव कोर्स के लिए है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ जो इलेक्टिव के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के सिलेबस में ये चीज़ आएगी, क्योंकि आपको ये पता है कि ये बुक आपके दोनों ही सिलेबस कोर और इलेक्टिव में चल रही है। तो ये चैप्टर नंबर 7 सिर्फ इलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए है और चैप्टर का नाम है नाटक लिखने का व्याकरण। अर्थ हम सभी ने ये तो देखा कि कहानियाँ बनती हैं, सब कुछ होता है, मगर नाटक किस तरीके से लिखे जाते हैं ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो आज जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे वो है हमारे नाटक से तात्पर्य, अर्थात नाटक क्या होते हैं, नाटक और अन्य विधाओं में अंतर। आप ये ध्यान रखें कि नाटक भी साहित्य की एक विधा है, लेकिन ये बाकी अन्य विधाओं जैसे कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, इन सभी से और नाटक में अंतर होता है। इसी अंतर को समझेंगे, फिर उसके बाद नाटक के अंग और उसके तत्व समझेंगे। ठीक है, अंग तो आपको पता ही है और तत्व भी पता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। फिर है नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से नाटक का आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्या होती है ये भी जानेंगे। अब ये समझिए कि ये जितने भी पॉइंट्स आपको हम आज कवर कराएंगे इन पर से प्रश्न अलग अलग आते हैं। ये या तो ऑब्जेक्टिव में है या सब्जेक्टिव में है, दोनों ही तरीके से आपसे इस पे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट, सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में जो आ रहा है वो है नाटक से तात्पर्य, अर्थात नाटक का अर्थ क्या है, क्या होती है ये नाटक विधा। नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं हम सिर्फ उनको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। जैसे कोई बोल रहा है, पढ़ रहा है, तो हम उसको सुन लेंगे या हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन नाटक एक ऐसी विधा होती है जिसे हम देख सकते हैं, जिसका मंचन होता है। नाटक का आप सभी को पता है कि उसका मंचन किया जाता है, जिसे यानी कि जिसे स्टेज प्ले कहते हैं। तो इसलिए ये अलग विधा हो जाती है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? नट। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, ये जो लाइन है क्या होगा, एमसीक्यूज में भी आ सकती है। नट शब्द का अर्थ है अभिनय, जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है। इसे रूपक भी कहा जाता है। अब यानी नट का मतलब अभिनय जो अभिनेता से जुड़ा है, और रूपक, रूपक का तात्पर्य क्या होता है, शब्दों को रूप देना। अब नाटक क्या होता है, वो एक लिखित में जब तक रहती है तब तक वो अधूरी है, लेकिन जब उसका हम मंचन करते हैं तो अभिनेता उसे एक्ट करता है, और जब एक्ट करने का मतलब क्या हुआ, रूपक देना, उन शब्दों को एक रूप में ढालना। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय परंपरा ने नाटक को किस चीज की संज्ञा दी गई है? तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। अब नेक्स्ट आते हैं नाटक और अन्य विधाओं में अंतर। जैसे मैंने बताया कि नाटक जो है वो एक अलग है, तो साहित्य की विधा, लेकिन बाकी साहित्य की विधाओं से अलग होती है। कैसे? साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, किंतु नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है। मंचन के पश्चात ही उसमें पूर्णता आती है। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, कहानी है, कविता है, उपन्यास है, दोहे हैं, छंद है, आलोचना है, संस्मरण है, एकांकी है, ये सभी क्या होता है? अब आप इसको बताइएगा, ये सारी चीज़ें किस में लिखी जा रही है? लिखी जा रही है, और बस लिखी गई और ये अपने रूप को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि इसके बाद इसका कोई स्वरूप होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन नाटक क्या होता है, पहले उसे लिखा जाता है, और लिखा क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका मंचन होना है। तो जब तक नाटक लिखित रूप में है वो अधूरा है और वो एक आयामी रहता है, यानी कि उसका सिर्फ एक आयाम है, या भी वो लिखा हुआ है। जब उसका मंचन हो जाता है तब वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तब वो द्विआयामी हो जाता है। द्विआयामी का मतलब होता है जहाँ पर हम लेन देन दोनों कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है? जैसे लिखित, अगर हम कोई चीज़ लिखित विधा में है, कहानी है, तो कहानी को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी फीडबैक नहीं दे सकते। हम खाली अपने तक ही वो फीडबैक रख सकते हैं, अरे इसमें ये कमी थी, ये हो सकता था, वो हो सकता था। ठीक है, लेकिन नाटक में क्या होता है,
नाटक जब तक लिखित है एक आयामी है, क्योंकि उसमें हम फीडबैक्स नहीं दे सकते। लेकिन जब उसका मंचन हो जाता है, स्टेज पे प्ले कर दिया जाता है, तब क्या होता है, दर्शक उसे देखते हैं, अगर वो अच्छा लगता है तो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, इवन फीडबैक डायरी में उसके बारे में अपने व्यूज़ भी लिखते हैं, सब कुछ होता है। तब क्या होता है, दर्शक जो है वो अपना फीडबैक दे पा रहा है, तो वो हो जाता है आपका 2 आयामी, या समझ में आएगा, 2 आयामी हो जाता है, जहाँ पर हम देख भी रहे हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। अतः साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने और सुनने तक की यात्रा करती हैं, परंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी समेटे हुए है। तो ये एक मेन अंतर होता है साहित्य की अन्य विधाओं और नाटक में। अब आते हैं नाटक के अंग। अब नाटक के अंग क्या है? नाटक के मुख्य अंग निम्नलिखित है। पहला अंग है समय का बंधन। नाटक का ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ध्यान रखना। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है समय का बंधन, टाइमली हर एक चीज का होना। अब इसमें टाइम कई रूप में लिया गया है, ध्यान रखिएगा। एक तो भूतकाल भविष्यकाल से संबंधित है, काल से संबंधित है, ठीक है। देखिए क्या है, नाटक का प्रथम अंग है समय का बंधन। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा प्रभाव डालता है। जब हम नाटक लिखते हैं ना, तो उस समय इस पे हमें बेसिक ध्यान देना पड़ता है। क्या होता है, इसलिए नाटक को शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित सीमा के अंदर ही पूरा होना होता है। अब इसका क्या तात्पर्य, इसको समझिएगा। किसी भी व्यक्ति का कंसंट्रेशन जो होता है वो 30 to 40 मिनट्स या मैक्सिमम 50 मिनट्स हो सकता है, इससे ज़्यादा व्यक्ति नहीं। एक सुनने का कंसंट्रेशन अलग होता है, एक देखने सुनने का अलग होता है। अब इसीलिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमेशा नाटक को एक निश्चित समय सीमा में बांधना है। पहली बात तो ये कि मतलब इतने बहुत बड़े नाटक ना लिखे जाएं जिन्हें ख़त्म होने में कई दिन लगें, पहली चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरा होता है नाटक में काल, यानी कि नाटक हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं, चाहे वो भूतकाल में घटित हो चुके हों या भविष्य काल में होने वाली कोई भी कहानी से अगर आप नाटक बना रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो जब स्टेज पर प्ले किया जाता है तो वो वर्तमान काल में किया जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, उसे हमेशा वर्तमान काल में ही लिखा जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए पुरानी कोई कहानी है, जैसे झांसी की रानी की कहानी है। अब झांसी की रानी की कहानी अगर स्टेज पे प्ले करी जाएगी तो ये तो नहीं होगा कि रानी तो मर चुकी है तो अब इसको हम थामे प्रयुक्त करेंगे। लेकिन वहाँ पर चूंकि स्टेज प्ले चल रहा है, रानी सामने एक्ट कर रही है, इसलिए वो वर्तमान काल में ही रहेगा, जबकि ये घटना भूतकाल में घट चुकी है। नाटक का विषय भूतकाल हो या भविष्यकाल, इन दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल संयोजित होता है। किसी भी काल का हो, भूतकाल का या भविष्यकाल का, वो हमेशा लिखा क्या जाएगा, वर्तमान काल में। यही कारण है कि नाटक के मंच व निर्देशन हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित होना है। आप कोई भी काल ले लीजिए, कोई भी स्थान ले लीजिए, कोई भी समय ले लीजिए, लेकिन वो होगा क्या, वर्तमान काल में ही लिखा जाएगा। ये सबसे बड़ा बंधन होता है। समय को लेकर एक और तथ्य है कि साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते या तथा सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से पढ़ना या सुनना शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। अब नाटक कहानी की विधाएं क्या है, ये एक लिखित रूप में है, एक बुक में होती है। अब बुक में हम पढ़ते पढ़ते ये क्या हुआ, हमको कुछ काम याद आ गया या हम पढ़ते पढ़ते हमें थोड़ी बोरियत होने लगी, तो हमने उस जगह मार्कर लगाया और बुक बंद करके रख दी। अब जब हमारा दोबारा मन किया तो हमने वहीं से उठाया और वहीं से पढ़ना शुरू किया। सिंपल सी एक चीज़ है ना। तो मगर नाटक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाटक तो उसका तो मंचन हो रहा है सामने, वो तो सामने प्ले हो रहा है, तो उसको तो ऐसा नहीं है कि भैया नहीं ठीक है अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद आते हैं फिर शुरू करना, नहीं। वो जैसे चल रहा है वो चलता ही रहेगा, उसमें हम बीच में रुकावट नहीं ला सकते हैं। अगला अंग है शब्द। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग शब्द है। नाटक में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। कोई भी नाटक जो है वो बिना संवादों के नहीं कहा जा सकता। बिना संवादों के नाटक पूरा नहीं होता।
जो पात्र बोलते हैं वो संवाद कहलाते हैं। अब ये संवाद बनते हैं वाक्यों से, और वाक्य किन से बनते हैं? शब्द से। इसलिए नाटक लेखन करते समय शब्दों को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नाटक जिस भी समय में लिखे जा रहे हैं उसकी शब्दावली उसी के हिसाब से होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पौराणिक नाटक है तो उसकी शब्दावली उसी तरीके से होगी। अब जैसे पिताश्री माताश्री होगा। आप अगर भविष्य काल में होंगे या वर्तमान काल का नाटक लिख रहे हैं तो मॉम एंड डैड में होगा। तो ये समय आपको ध्यान रखना है कि किस परिवेश का है, ग्रामीण है, शहरीय है, आदिवासी है, किस वातावरण का लिखा जा रहा है। हमेशा शब्द हमें उसी हिसाब से चयन करने होते हैं। अब आ जाते हैं नाटक के तत्व। ठीक है, नाटक के तत्व क्या है? नाटक के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है कथ्य या कथानक। जैसे कहानी में कथ्य या कथानक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह नाटक में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है। इसके बगैर हम नाटक को आगे नहीं बढ़ा सकते। कथ्य का मतलब तो आप एक तरीके से जानते हैं, जैसे कि हम लोग कोई घर का निर्माण हो रहा है या बिल्डिंग का निर्माण होता है तो हमेशा उसका एक नक्शा या ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि भाई यहाँ पर ये बेडरूम होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ पूजा रूम होगा, यहाँ पर जो कुछ भी हो, हर एक अपना एक जो है प्लान बनाया जाता है। एक मतलब रफली खांचा खींचा जाता है कि किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी। तो कथानक भी इसी तरीके से होता है। कथानक को प्रारंभिक नक्शा भी कहा जाता है। हम लिखें, नाटक लिखें या कहानी लिखें, उससे पहले हमें एक नक्शा तैयार करना पड़ता है कि कहानी किस पर आधारित है, उसके अंदर क्या घटित होगा और उन समस्याओं का हल क्या होगा और अंत क्या होगा। जैसे कहानी में होता है कि कहानी आपकी जो है मान लीजिए 20 से 25 पेज की है तो उसका कथानक 20 से 25 लाइन का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जितनी बड़ी कहानी है उसका कथानक उतना छोटा होता है, क्योंकि कहानी में, कथानक में जो चीज़ें हम लिखते हैं, कहानी लिखते समय हम उन्हीं घटनाओं का विस्तारण करते हैं, उसे विस्तृत रूप देते हैं, उनमें संवाद लिखते हैं, तब कहीं जाके वो एक विस्तृत रूप पकड़ता है। नाटक के लिए उसका कथ्य जरूरी होता है। नाटक में किसी कहानी के रूप को किसी शिल्प या संरचना के अंदर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों या दृश्यों का चुनाव कर उन्हें क्रम में रखें ताकि कथा का विकास शून्य से शिखर की हो। तो याद रखिए कि कहानी हमेशा क्या होती है, जीरो से शुरू होती है और एकदम चरम पर पहुंचती है। यही चीज़ नाटक में होती है। नाटक का कथ्य हमेशा कथ्यात्मक होगा, ध्यान रखिएगा, कहानी के रूप जैसा ही हम लिखेंगे, लेकिन नाटक लिखने की विधा हमारी संवाद शैली में होती है। तो उसमें लिखते समय हम हर एक घटना का, हर एक समय का विस्तार से वर्णन करेंगे और साथ ही साथ संवाद भी डालेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा तत्व है संवाद। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम उसके संवाद है। संवाद ही वह तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही वे दर्शक को मर्म से को छुएंगे। देखिए, कोई भी नाटक है वो हमेशा गतिशीलता अपने संवादों के माध्यम से ही प्राप्त करता है। संवादों के माध्यम से ही पात्र के चरित्रों का चित्रण होता है, उनका देशकाल, वातावरण, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि नाटक के जो भी संवाद हो वो बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली होने चाहिए, ताकि जब वो संवाद बोले जा रहे हों तो दर्शकों पर अपना प्रभाव छोड़े, और जितना प्रभाव वो छोड़ेंगे वो नाटक लोगों को उतना छुएंगे और आपका नाटक उतना प्रसिद्ध होगा। अगला तत्व है भाषा। क्या तत्व है? भाषा। भाषा नाटक का प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटककार अत्यंत संक्षिप्त तथा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नाटक वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक होना चाहिए। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे गए शब्दों से ज्यादा वह ध्वनित यानी कि प्रकट करे जो लिखा नहीं गया है। देखिए, हम लोग जैसे हर चीज़ अपना बोल कर नहीं बताते। अब अपनी अगर हम वास्तविक लाइफ में आ जाए तो हमारी लाइफ में क्या होता है, हम हर एक चीज़ क्या बोल के बताते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक चीज़ बोल कर बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बिना बोले ही प्रकट हो जाती हैं। तो नाटक में भी कुछ ऐसी ही बातें होती हैं, क्योंकि देखिए, पहली चीज़ तो भाषा ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे फिल्म के नाटक के प्लॉट से अटैच हो।
जैसे मैंने आपको बोला था, नाटक अगर शहर का है तो शहरी है, भारतीय है तो भाषा वैसी होनी चाहिए, विदेशी है, इटालियन है, फ्रांसीसी है, जहाँ की भी आप नाटक को स्टेज प्ले कर रहे हो, भाषा उस तरीके की होनी चाहिए जो दर्शकों को समझ में आ सके। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि जिस भी वर्ग का है वो भाषा जो है उस वर्ग से संबंधित हो। जैसे हमने बोला कि ग्रामीण है तो भाषा में ग्रामीणता का एक लुक होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने बोला कि नाटक लिखे गए से ज़्यादा प्रकट होना चाहिए, ध्वनित अर्थात प्रकट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बात को हम बोलकर ही प्रकट करें। तो एक्टिंग नाटक में यही चीज़ होती है कि मेन क्या किया जा रहा है, अभिनय किया जा रहा है, तो उसमें जो है प्रकट करने का स्कोप ज़्यादा होता है, यानी कि एक्टिंग करने का स्कोप ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ें हम एक्टिंग करके भी उसमें प्रकट करें। तो जो नहीं लिखा गया है उसे हम क्या करते हैं, प्रकट करके। ये खास तौर से हमारा कैसे होता है, भावनाओं को होता है, क्रोध है, गुस्सा है, खुशी है, ये सारी चीज़ें भावनाओं के माध्यम से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से अभिनेता स्टेज पर प्रकट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं चरित्र। नाटक को सशक्त बनाने में चरित्र का विशेष योगदान होता है। अतः नाटक लिखते समय यह अत्यंत आवश्यक है कि नाटक के पात्र व उनके चरित्र सपाट और सतही ना होकर क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले, यानी कि जितने भी आप करेक्टर्स ले रहे हैं, जो अभिनेता ले रहे हैं और उनको जो करेक्टर दे रहे हैं वो करेक्टर को प्रकट करने वाले अभिनेता होने चाहिए। मान लीजिए कि आपने राम जी का, रामायण का हम स्टेज प्ले कर रहे हैं, उसमें राम जी का प्ले जो है ना एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो राम जी के स्वरूप को पूरी तरीके से प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर उसकी एक्टिंग कोई पसंद नहीं करेगा। रावण का होना चाहिए तो रावण क्या है, उतना ही बलशाली, क्रोधी, घनिष्ठ ऐसा होना चाहिए। तो हमेशा चरित्र जो भी है उनके हिसाब से ही अभिनय करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जिस भी पात्र का अभिनय हम कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए अभिनेता अलग है, पात्र अलग होते हैं। पात्र क्या हुआ, राम जी हुए, तो राम जी के पात्र को उभारने का काम कौन करेगा, वो अभिनेता करेगा। वो इस तरीके से चरित्र को अपने अंदर गठेगा ताकि वो पूरी तरीके से ये साबित कर सके कि नहीं, स्टेज पर जो व्यक्ति प्ले कर रहा है वो सही में राम ही है। नेक्स्ट आते हैं रंगमंचीयता। नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व रंगमंचीयता है। नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाते हैं, वही नाटक सफल माना जाता है जिसका मंचन किया जा सके। रंगमंच नाटक की वास्तविक कसौटी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि नाटक लिखे तो बहुत जाते हैं लेकिन बहुतों का मंचन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। बहुत सारे नाटक ऐसे होते हैं जिनका मंचन नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी नाटक लिखा जाए उसका मंचन किया जा सके, ये ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि नाटक लिख देते हैं, जब वास्तविकता में उसका मंचन करने की बारी आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। भाई इस चीज़ को एक्ट नहीं किया जा सकता, इस सारी को कैसे दिखाई जाएगी सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमेशा जब भी नाटक लिखा जाए ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे स्टेज पर मंचन किया जा सके, और हर एक चीज़ जो नाटक में लिखी है उसे स्टेज पर कर। अब जैसे मान लीजिए स्टेज पर कोई भी ऐसी चीज़ है कि अब बहुत ज़्यादा बारिश दिखा दी गई है, तो क्या होगा ना, बारिश का बहुत बाढ़ का सीन दिखाना स्टेज पे मुश्किल हो जाता है। उसे उसके लिए बहुत हैवी इफेक्ट जो है इफेक्ट्स चाहिए होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप नाटक लिखोगे उसमें हमेशा हर एक चीज़ को सटीक रूप से उतारा जा सके। तो नाटक लिखते समय इन तत्वों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाते हैं नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा। ये क्या होती है? नाटक एक जीवंत माध्यम है। नाटक में कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता है। इसका कारण इसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध, अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी वह उतना ही सशक्त नाटक से सिद्ध होगा। अब चलिए इसे बहुत आसान शब्दों में बताती हूँ। हम जब कोई नाटक देखने जाते हैं उसमें हर चीज़ अगर एकदम पॉजिटिव होगी तो वो बोरियत होगी कि नहीं होगी? हर चीज़ सही है। अब उसमें जब तक एक निगेटिव कैरेक्टर नहीं आएगा
जो हीरो के मत से सहमत ना हो, ठीक है, जो सहमत नहीं होगा, जिसको ये लगेगा कि नहीं जो वो कर रहा है वो गलत है, कोई भी चीज़ है, चाहे विचारों में हो, चाहे भावनाओं में हो, चाहे निर्णय को लेकर हो, किसी भी तरीके से हो, बस प्रतिरोध होना चाहिए। क्योंकि जब वो प्रतिरोध होता है, स्वीकार और अस्वीकार की भावनाएं जब टकराती हैं, तभी द्वंद्व उत्पन्न होता है, और जब द्वंद्व उत्पन्न होता है तब दर्शकों को इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना, क्योंकि द्वंद्व ही हमें अपनी वास्तविक लाइफ से हम दर्शकों को जोड़ पाते हैं। तो यही होता है स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा। इसमें एक चीज़ और है, बहुत सारी, जैसे आप लोग देखते हो नुक्कड़ नाटक भी प्ले किए जाते हैं ना, तो नाटकों में प्रतिरोध करने की क्षमता बहुत होती है। देखिए, नाटकों के माध्यम से अगर हम किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं तो नाटक करके अपना प्रतिरोध हम प्रकट कर सकते हैं। तो इसलिए नुक्कड़ नाटक में आप अक्सर देखेंगे कि सरकार द्वारा या संस्थाओं द्वारा कोई भी अगर स्कीम्स चलाई जाती हैं, तो उस दौरान नुक्कड़ नाटक में अगर वो लोग संतुष्ट नहीं हैं तो उसके मामले से वो अपना प्रतिरोध व्यक्त करते हैं कि ठीक है, आपने ये जो स्कीम चलाई है ये हमको स्वीकार नहीं है। तो स्वीकार ना होने यानी कि अस्वीकार है, उस बात को वो एक करेक्टर्स के माध्यम से नुक्कड़ पर प्रेजेंट करते हैं और अपने प्रतिरोध को दर्ज करते हैं। इसीलिए नाटक को प्रतिरोध करने का एक सशक्त माध्यम माना भी जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये अध्याय नाटक लिखने का व्याकरण यहाँ समाप्त हुआ। तो जो भी मेन चीज़ें थी वो मैंने सभी आपको बता दी कि किन किन तरीक़ों से ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है आपको। इनसे संबंधित जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ, लेकिन हाँ, अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इनके बाकी हैं जिनमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न रहेंगे। तो वो भी जल्द ही लेकर आऊँगी। हमारी बुक कंप्लीट होगी, उसके बाद हम जल्दी ही अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।